concept of AC through inductor, AC को इंडक्टर से पास करेंगे। मान लो ये एक इंडक्टर है और आप इससे AC को कनेक्ट करके रखे। इंडक्टर का इंडक्टेंस L, AC का EMF आप लिख सकते हैं E0 sin ओमेगा t। इसमें करंट इधर है और ये करंट है इंक्रीजिंग। तो बता इंडक्टर इस करंट का क्या करेगा? अगर करंट ये बढ़ रहा है तो इंडक्टर क्या करेगा? बोलो। उसको अपोज करने का कोशिश करेगा। उसके लिए क्या करेगा? उसके लिए एक EMF डेवलप करेगा जिसका पॉजिटिव लेफ्ट में होगा। क्या बोलता है? सही है, ताकि इस करंट को अपोज किया जा सके। चलो भाई यार लूप रूल लगाओ। अप्लाइंग लूप रूल। जब आप लूप रूल लगाते हैं, मान लीजिए आप ऐसे लूप रूल लगाते हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाइएगा तो माइनस ही। अब यहाँ पे AC में स्टूडेंट फंस जाता है कि सर यहाँ तो हमको साइन पता ही नहीं चल रहा कि किधर प्लस ही और किधर माइनस ही। हाँ तो देख भाई, जिधर करंट है वो बढ़ रहा है तो तुम्हारा प्लस इधर होगा, माइनस इधर। तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो प्लस ही लिखे। अरे बोलो बोलो। तो क्या लिख दे? E इज इक्वल टू स्मॉल e को लिख दे E0 sin ओमेगा t और यहाँ E में लिख दे L टाइम्स ऑफ di by dt। याद रखना करंट चाहिए। तो di इज इक्वल टू E0 by L sin ओमेगा t and dt। नाउ गो थ्रू इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ di is E0 by L integration of sin omega t and dt। तो लेफ्ट हैंड साइड में I आया, राइट हैंड साइड में E0 by L sin का इंटीग्रेशन माइनस cos ओमेगा t बाई ओमेगा भी तो होगा। तो I will be equals to E0 by L ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी। अच्छा, माइनस कॉस ओमेगा टी में E0 बाई L ओमेगा, क्या हम इसको साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लिख सकते हैं? बोलो जी बोलो, समझा साहब? अब थोड़ा मॉडिफिकेशन आप लिखेंगे I इज इक्वल्स टू E0 बाई एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 और E0 बाई एक्सएल को आप लिखेंगे I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। चलिए बढ़िया है, आप बोलते जा रहे हैं, हम लिखते जा रहे हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन आप टर्म का मीनिंग डिस्क्लोज करना जरूरी है। आप जो इतना टर्म देख रहे हैं उसमें I0 है E0 by XL। This is nothing else but simply ये करंट एम्पलीट्यूड है। इसमें भी जो XL है वो L ओमेगा की जगह पे, इसमें जो आपका XL है वो L ओमेगा की जगह पे। क्या बोलता? सही है। XL is called inductive reactance। इंडक्टिव रिएक्टेंस। सर इंडक्टिव रिएक्टेंस अब क्या होता है? एक नया चीज आ गया। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस व्हिच इज सप्लाइड बाय इंडक्टर ड्यूरिंग फ्लो ऑफ एसी। कोई इंडक्टर एसी के फ्लो में कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो inductive reactance is nothing else but simply it is a resistance which is offered by inductor in the path of AC। तो ये कुछ और नहीं है, it is resistance
offered by inductor in flow of AC। तो पता है अगर आप इसका एक्सएल या एल ओमेगा को अगर आप यूनिट देखिएगा तो याद रखिए इसका यूनिट होगा ओम, इसका डायमेंशन वही होगा जो डायमेंशन रेजिस्टेंस का होता है, डायमेंशनली इसका रेजिस्टेंस के डायमेंशन के बराबर, जो रेजिस्टेंस का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन होगा। ठीक है, तो ये सब टर्म है। अब जरा गौर करना, देखना तुम्हारा ईएमएफ का इक्वेशन में साइन ओमेगा टी था, तो करंट के इक्वेशन में साइन ओमेगा टी के साथ माइनस पाई बाई 2 है, फेज हाँ, तुम्हारे पास है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो जो करंट आया है वो है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो भाई देख के बता, कंपेयर करके बता कौन लीड कर रहा है? ईएमएफ लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है? करंट लैग कर रहा है, कितने फेज से लैग कर रहा है? पाई बाई 2। सो द स्टेटमेंट इज करंट lags behind EMF by phase pi by 2। करंट जो है वो जब एसी करंट इंडक्टर से पास होता है, जब एसी करंट इंडक्टर से पास होता है तो जो करंट है वो ईएमएफ से पाई बाई 2 लैग करता है, पीछे चलता है। क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नाउ यू हैव फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम एक्चुअली तुम वहां पे वेक्टर सोच लो, वेक्टर डायग्राम की तरह आप ले सकते हैं। आप देखिए और समझिए चीज। फेजर डायग्राम बनाने के लिए एक रेफरेंस एंगल होता है, मान लो ये है ओमेगा टी, ओमेगा टी ने एक रेफरेंस लाइन ले, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, रेफरेंस लाइन ले। अब देख ई का एम्पलीट्यूड है ई नॉट, तो इसको ई नॉट दिखाया, ये ई नॉट है और यहाँ का एंगल है ओमेगा टी, ये ई नॉट है, यहाँ का एंगल है ओमेगा टी। अब देखो ई नॉट का तुम जरा गौर करना, एक्स एक्सिस पे भी प्रोजेक्शन है और वाई पे भी प्रोजेक्शन है, समझे? आप जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं वहां साइन लेके आप बात कर रहे हैं, तो कोई स्टूडेंट बोलेगा ना सर हम कॉस लेके चलते तो देख भाई अभी जो तू बात कर रहा है उस हिसाब से जो इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमारा वाई एक्सिस पे आएगा वो इसका वैल्यू बताएगा, मतलब ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर? और अगर कोई कॉस लेता तो बोलता है कि सर जो एक्स पे आएगा उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा। सही है? तो ये रहा फेजर डायग्राम फॉर ईएमएफ। अब बता जो करंट बनाएगा वो इससे पाई बाई 2 आगे बनाएगा कि पीछे? पीछे बनाएंगे। तो याद रखना कि ये रहा तुम्हारा करंट एम्पलीट्यूड आई नॉट, और यहां से पाई बाई 2 कम, तो जो बच गया वो है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। सही है? ठीक है, तो दिस इज द फेजर डायग्राम व्हिच इज रिक्वायर्ड। अब देखो किसी भी इंस्टेंट पे इस फेजर का जो वाई एक्सिस पे बात आएगा, इस फेजर का जो वाई एक्सिस पे वैल्यू आएगा, वाई एक्सिस पे बात करेंगे, तो वो हो गया हम लोग का ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसका वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन आएगा वो होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। क्या ये फेजर डायग्राम समझ में आ रहा है? अगर आप साइन लेके चल रहे हैं तो आप वाई एक्सिस का बात करेंगे, अगर आप कॉस लेके चलते तो आप एक्स पे बात करते। क्लियर? देख के बताओ कौन सा फेजर लीड कर रहा है? ईएमएफ लीड कर रहा है, और करंट क्या कर रहा है?
लैग कर रहा है, कितने फेज से लैग कर रहा है? पाई बाई 2 से लैग कर रहा है। किसी को यहाँ तक समझने में दिक्कत? जब भी एसी इंडक्टर से पास होगा, कौन लीड करेगा? ईएमएफ की करंट ईएमएफ लीड करेगा। कौन लैग करेगा? कितने एंगल से लैग करेगा? पाई बाई 2 से। चलो ये डायग्राम देख लो, खत्म। मान लो ईएमएफ है यहाँ, तो ईएमएफ है साइन वाला फंक्शन, तो जो मेरा करंट है वह है माइनस कॉस वाला फंक्शन। क्या सही है? नोट करो यहां तक फटाफट। सेकेंड है एसी थ्रू कैपेसिटर। ये हमारे पास एसी है जिसका ईएमएफ है ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये इधर से करंट भेज रहा है, करंट इंक्रीज कर रहा है। यू कैन से दैट कि ये प्लेट पॉजिटिव है, ये प्लेट नेगेटिव है। कैपेसिटेंस सी। अप्लाइंग लूप रूल। चलो भाई लूप रूल लगाते। फिर से वैसे ही लूप में ऐसे घूम जाओ, पॉजिटिव से नेगेटिव पे तो माइनस क्यू बाई सी, और यहाँ देख इधर करंट इंक्रीज कर रहा है तो नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस ई इज इक्वल टू 0। सही है? सो ई विल बी इक्वल टू क्यू बाई सी, या फिर क्यू इज इक्वल टू ई इंटू सी, या क्यू इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू सी। अब आपके सामने चार्ज आ गया, लेकिन आपको तो करंट का रिलेशन चाहिए। बोलो क्या करें? डिफरेंशिएट कर देंगे। सो करंट I विल बी इक्वल्स टू dq by dt। मतलब करंट I विल बी इक्वल्स टू d by dt ऑफ E नॉट C साइन ओमेगा। इसमें से E नॉट और C बाहर, साइन का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा t और फिर से एक ओमेगा, तो करंट हो गया E नॉट C ओमेगा cos ओमेगा t। सो C ओमेगा, तब ना ये ऊपर चला जाएगा, और cos ओमेगा t। थोड़ा एडजस्टमेंट समझते चलना। देन I विल बी इक्वल्स टू E नॉट बाई, इसको लिखते हैं XC, और यहां पे लिख सकते हैं साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। ये XC, so I is equals to I naught sin omega t plus pi by 2. This is the equation of current. ये तुम्हारे करंट का इक्वेशन, where I naught is E naught by XC, current amplitude, ठीक है, and XC is equals to 1 by C omega. This is capacitive reactance. Again same concept. कोई भी AC अल्टरनेटिंग करंट अगर कैपेसिटर से पास होता है,
कोई भी अल्टरनेटिंग करंट अगर कैपेसिटर से पास होता है तो उसके पाथ के फ्लो में, एसी के फ्लो में जो रेजिस्टेंस कोई कैपेसिटर ऑफर करता है, जो रेजिस्टेंस कोई कैपेसिटर ऑफर करता है, दैट पर्टिकुलर रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। उसको हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस के नाम से जानते हैं। क्या ये लाइन समझा? फिर से बात वही है कि एक्सी का डायमेंशन 1/c ओमेगा का डायमेंशन, ये सब रेजिस्टेंस का डायमेंशन है, और अगर यूनिट बात करो तो ओम है। क्लियर? अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, करंट ऑलरेडी आ गया है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इस बार फेज पे ध्यान दो, फेज में कौन है जो लीड कर रहा है इस बार? करंट लीड कर रहा है। कितने एंगल से? पाई बाई 2। मेरे पास E का इक्वेशन है E नॉट साइन ओमेगा टी, और I है I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, सही है? सो करंट leads from EMF by phase pi by 2। करंट जो है वो EMF से लीड कर रहा है by phase pi by 2। अब यहाँ पे ड्रॉ करो एक फेजर डायग्राम। चल भाई, ये रहा रेफरेंस लाइन, ये है E नॉट, एंगल है ओमेगा टी। तो बताओ भाई करंट कौन से क्वाड्रेंट में बने? सेकेंड क्वाड्रेंट। इससे पाई बाई 2 आगे, इससे पाई बाई 2 आगे, तो दिस इज करंट का फेज आई नॉट, और यहां से यहां तक एक्स्ट्रा पाई बाई 2। जरा बात करना, अगर ईएमएफ का इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखना होगा तो ये ईएमएफ का इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ई नॉट साइन ओमेगा टी, और अगर करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखना होगा तो यहां से यहां तक देख लो, करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये होगा I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। समझा? तो मेरा ईएमएफ जो है वो टाइम के साथ कुछ इस तरह से साइन का फंक्शन चल रहा है, तो जो करंट है वो टाइम के साथ देख लो जरा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, कॉस की तरह चल रहा है। ठीक है, तो चलो ये एक बार पूरा का पूरा रिवीजन कर लो। जब भी एसी किसी कैपेसिटर से पास होता है, जब भी एसी किसी कैपेसिटर से पास होता है, करंट लीड्स फ्रॉम वोल्टेज बाय फेज पाई बाई 2। क्या सही है? करंट लीड्स फ्रॉम वोल्टेज बाय फेज पाई बाई 2, सही है? Resistance offered by any capacitor in the path of AC is called capacitive reactance, 1/c omega, and the value is 1/c omega। सही है? नोट करो यहाँ तक फटाफट। नहीं, बहुतों को लगता है, और लोग घुमा घुमा के यही सब क्वेश्चन पूछेगा, सर ये वाला देखिए, तो ये वाला देखिए। तो ये डायमेंशन में पूछना है क्या, वो तो धीरे धीरे पता चलते जाएगा जैसे पढ़ते जाएंगे। हाँ, तुम 12 में आ गया ना, इसीलिए समझा। 11 वाले से पूछो, 11 वाले से, वो लोग आधा दिन इसी परेशान रहता, सर ये वाला, सर वो वाला, सर वो वाला, उसी में परेशान। चलो ठीक है, देखो यार, एसी थ्रू रेजिस्टेंस
मान लीजिए हम लोग के पास कोई एक रजिस्टर है, ये एसी है, इससे थ्रू कनेक्टेड है, यहाँ पे ईएमएफ है E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पे एक रजिस्टर। तो चल भाई इसमें करंट ऐसे फ्लो किया, लगा दो यहाँ पे भी लूप रूल। क्या हुआ? कुछ फायदा नहीं है उसका, कोई काम नहीं होता है ये ना। अब देख यहाँ से निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, सॉरी करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माइनस आई आर, और यहाँ निगेटिव से पॉजिटिव है तो प्लस ई, तो E इज इक्वल्स टू आई आर, यहाँ पे दो चार लाइन में काम हो जाता है। Therefore I is equals to E by R, मतलब I is equals to E naught sin ओमेगा t by R। आप इसको मिला लीजिए भाई, then current will be equals to I naught sin ओमेगा t, where I naught is nothing else but simply E naught by R. This is current amplitude, यह लोग का करंट का मैक्सिमम वैल्यू है थ्रू रजिस्टर। अब जरा फेज पे यहां ध्यान दो, जब कोई एसी किसी रजिस्टर से पास करता है, जब कोई एसी किसी रजिस्टर से पास करता है तो तुम गौर से देखो उसका ईएमएफ और करंट सेम फेज में होता है। अगर ईएमएफ साइन का फंक्शन है तो करंट भी साइन का फंक्शन है, फेज में ओमेगा टी है तो वहां भी ओमेगा टी है। जबकि इंडक्टर में देखा ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 हो गया, कैपेसिटर में देखा प्लस पाई बाई 2 हो गया, लेकिन रजिस्टर में ओमेगा टी उसमें है तो ओमेगा टी इसमें भी है। मतलब करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन सेम फेज व्हेन एसी पासेस थ्रू रजिस्टर। When AC passes through resistor, current and EMF both are in same phase. करंट एंड ईएमएफ बोथ आर इन सेम फेज। चल भाई देख फेजर डायग्राम, ये रहा रेफरेंस लाइन, यहाँ पे है ई नॉट, ये एंगल ओमेगा टी, और इसी पे है आई नॉट, सेम एंगल ओमेगा टी। ठीक है, ई नॉट का प्रोजेक्शन यहां तक, दिस इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट का प्रोजेक्शन यहां तक, दिस इज आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या सही है? बोलो समझा यहां तक? करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन सेम फेज, एक ही लाइन पे है दोनों। क्लियर है जी? बोलो। हाँ ठीक है, तो चलो भाई इस डायग्राम को भी देख लो और एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर देना, फिर देखते हैं हम। ई और टी, ई अगर साइन का फंक्शन है तो करंट भी याद रखो साइन का ही फंक्शन है। क्लियर है? चलो जो हाँ बोर्ड पे देखना देख लेना, बता ई नॉट बड़ा है कि आई नॉट? ई नॉट और आई नॉट में कंपेयर कर सकता है क्या? पहला बात ये, क्या तुम ये बता सकता है, क्या तुम ये बता सकता है कि 5 केजी और 8 मीटर में कौन बड़ा है? नहीं बता सकता है, तो फिर एक ईएमएफ है और एक करंट है, उसमें कैसे कंपेयर करना है?
कोई मैग्नीट्यूड काम नहीं आता, दोनों मैग्नीट्यूड है ना, है मैग्नीट्यूड में खाली 5 और 8 होता है क्या, कि मैग्नीट्यूड में न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट होता है? यस सर। गलती मान लो, गलती ये है तुम्हारा कि तुम्हें ना यहाँ फिगर देख के नहीं बोल सकता कि ई नॉट और आई नॉट में बड़ा कौन है, ठीक है, आपको जिसको मन बड़ा छोटा बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जब एसी पास करता है रजिस्टर से तो करंट और वोल्टेज दोनों किस में होता है, सेम फेज। चलिए नोट कीजिए, आप तीनों को जोड़ देंगे एक साथ, फटाफट जल्दी। तुम्हारा concept of series LCR circuit, series LCR circuit। जरा गौर करो, रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर एक साथ किसी एसी के साथ कनेक्टेड है। मान लो एसी हम लोग लिख दिए हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो जो करंट यहां से चला, गौर करते जाना, समझते जाना। इस बार तीनों जगह हम सबसे पहले करंट के एम्पलीट्यूड को लिख दिए, करंट के एम्पलीट्यूड को लिख दिए, करंट के एम्पलीट्यूड को लिख दिए, करंट का एम्पलीट्यूड बना दिया। अब गौर कर, रजिस्टर के केस में जो करंट एम्पलीट्यूड था उसी डायरेक्शन में ईएमएफ का भी एम्पलीट्यूड होगा, ई नॉट आर, सही है। इंडक्टर में लीड कौन करता है, वोल्टेज की करंट? अरे इंडक्टर में लीड कौन करता है, वोल्टेज की करंट? अरे ईएमएफ ना लीड करता है, तो उसको आगे बना दिए π/2, और कैपेसिटर में लैग करता है तो पीछे बना दिए π/2। क्या ये फिगर समझ में आया सबको? ठीक है, सो देखना, at any instant let I naught is current amplitude, मान लो I naught current amplitude है, so voltage amplitude through रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज एम्पलीट्यूड लिख देंगे आई नॉट इंटू आर। सेकेंड, सो वोल्टेज एम्पलीट्यूड थ्रू इंडक्टर ई नॉट एल, क्या इसको लिख देंगे आई नॉट इंटू एक्सएल, एक्सएल तो उसका रजिस्टर था ना, सो वोल्टेज एम्पलीट्यूड थ्रू कैपेसिटर ई नॉट सी को लिख देंगे हम लोग आई नॉट इंटू एक्स सी, सही है। अब जरा गौर करना, तीनों का फेजर डायग्राम एक साथ यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे आई नॉट प्लॉट करते हैं तो इसी डायरेक्शन में बनेगा ई नॉट आर, इससे ऊपर बनेगा ई नॉट एल, और इसके नीचे बनेगा ई नॉट सी, समझा? ठीक है, अब यहां से वैसे तो 3 केस हो सकता है, 3 केस क्या हो सकता है, ये बड़ा हो ये छोटा हो सकता है ये बड़ा हो ये छोटा हो सकता है बराबर भी हो। हम आपको तीनों केस बता देंगे, लेकिन पहले हमको एक चीज को लेके आगे बढ़ना होगा, फिर हम आपको सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे सब बता देंगे, ठीक है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेट E naught L is greater than E naught C. E naught is under root E naught R का स्क्वायर प्लस E naught L माइनस E naught C का स्क्वायर।
सो ई नॉट विल बी अंडर रूट ई नॉट आर का मतलब हो गया आई नॉट आर का स्क्वायर आई नॉट एक्सएल आई नॉट एक्ससी का स्क्वायर, ये वाला वैल्यू। अब उन सब में से तुम आई नॉट को बाहर निकालो, तो क्या अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर आया। ठीक है, अब तुम क्या करो, ई नॉट में आई नॉट से डिवाइड करो, तो ये बचा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। अब आप सोचिए कि ईएमएफ में अगर करंट से डिवाइड करें तो ये तो एक रेजिस्टेंस टर्म हुआ ना, एंड दैट इज नोन एज जेड। जेड से उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और जेड कहलाता है इंपीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट, where Z is impedance of LCR circuit, impedance of LCR circuit। तो सर ये इम्पीडेंस क्या हुआ? अरे वही हुआ जो रेजिस्टेंस है, वही हुआ जो कैपेसिटेंस है, वही हुआ जो इंडक्टेंस है। मतलब impedance of any LCR circuit is the resistance, is the net resistance. Impedance of any LCR circuit is the net resistance offered by inductor, capacitor and resistor during combination in path of AC। जब आप AC को इस कॉम्बिनेशन से पास करते हैं तो सब मिलके रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर सब मिलके जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर करता है इन पाथ ऑफ AC, उसी को आप इंपीडेंस कहते हैं। तो इंपीडेंस का यूनिट क्या? रेजिस्टेंस, ओम। डायमेंशन क्या? तो जो रेजिस्टेंस का होता है वही। तो इंपीडेंस इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एलसीआर सर्किट इन पाथ ऑफ एसी। क्या कोई दिक्कत यहां तक? फेजर डायग्राम को देखो, हम तुमको बता देते हैं, ये एक ऐसा डायग्राम तुम्हारे पास बोर्ड पे बना हुआ है जो ऑलमोस्ट इस टॉपिक का 80 से 90% क्वेश्चन सॉल्व कराएगा। देखो जरा, हम तुमसे एक चीज पूछते हैं, इसके अक्रॉस में वोल्टेज है 10 वोल्ट, इसके अक्रॉस में वोल्टेज है 10 वोल्ट, इसके अक्रॉस में वोल्टेज है 10 वोल्ट। बताइए यहां से यहां तक कितना वोल्टेज ड्रॉप? 10 10 10। यहां से यहां तक कितना? हाँ, केवल 10, 30 नहीं, क्योंकि ये 10 और ये 10 तो अपोजिट में है, कैंसिल, तो केवल ये 10 बच जाएगा। समझे? तो इस पर बहुत बड़ा चर्चा है ना बाकी। अभी आप यहां तक नोट करो, हमको जेड का डिफिनेशन लिखाना, फटाफट करो। इंपीडेंस के लिए लिखना, impedance of any LCR circuit, impedance of any LCR circuit is, impedance of any LCR circuit is effective resistance offered by combination of resistor, inductor and capacitor, offered by combination of resistor, inductor and capacitor in flow of AC, in flow of AC। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट?